जिस तरीके से जो है एनसीपी में हमने देखा कि जो अजीत पवार है कैसे उन्होंने बगावत करी और उनकी एनसीपी पर उन्होंने अब दावा ठोक दिया है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एनसीपी वाला इंसिडेंट भी रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि अब ये फिर आम हो जाएगा। अगर उनकी पार्टी का निशान और उनके नाम जो है वो छीन लिया जाता है, वो एकनाथ शिंदे के पास चला जाता है, तो ये आगे आने वाली किसी भी पार्टी के लिए बहुत आम हो जाएगा कि भाई दूसरे की पार्टी के बंदे तोड़ो और उनको उनकी पार्टी पे ही क्लेम कर दो। अगर आप तो सबसे पहली बात 31 जुलाई को क्या फैसला आता है तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रकरण बनाया गया 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो अपने आप में देखने लायक है। और नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आज तुषार, जिनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि देश का जो संविधान है उस संविधान को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ किस तरीके से अहम फैसले लेने वाले हैं और उन फैसलों के चलते कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आखिरकार क्यों, किस वजह से, ये आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब अलग अलग राज्यों में कई अहम मामलों पर DY चंद्रचूड़ अपने अहम फैसले सुनाने वाले हैं और इस वक्त देखा जाए तो देश की सियासत में ये तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है ना सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मानहानि केस का मामला, और वहीं दूसरी ही तरफ है महाराष्ट्र की सियासत। जी हाँ, राहुल गांधी मोदी सर ने मानहानि केस में अब तक फंसे हुए हैं, इस पर फैसला आना भी बाकी है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत से आप बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई, जिसके बाद एनसीपी भी 2 गुटों में बंट चुकी है। अब ऐसे में देखा जाए महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली की सियासत में भी काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली अध्यादेश के बारे में, जिसको लेकर लगातार एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सहयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ना सिर्फ अध्यादेश को लेकर बल्कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जो मामला है उसको लेकर भी। वहीं तीसरा अहम मुद्दा यहाँ पर आता है यहाँ पर ईडी और सीबीआई का, क्योंकि मोदी सरकार पर यह आरोप है कि मोदी सरकार ईडी सीबीआई को साथ लेकर चल रही है और ईडी सीबीआई यहाँ पर मोदी सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है। वहीं बात आती है यहाँ पर मणिपुर हिंसा के बारे में। मणिपुर में बीते लंबे वक्त से हम हिंसा देख रहे हैं और अब तक कई लोग जान गंवा बैठे हैं। जहां पर राहुल गांधी पहुंचे तो मोदी सरकार का कहना यहां पर राहुल गांधी को लेकर भी रहा कि राहुल गांधी के चलते यहां पर और भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं अगला मुद्दा आता है आर्टिकल 370 यानी कि 370, और इसके अलावा है यहां पर देखा जाए तो पंजाब सरकार ने जिस तरीके से यहां पर हुंकार भरी है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल यहां पर उठता है कि DY चंद्रचूड़ जो अहम फैसला सुनाने वाले महाराष्ट्र की सियासत पर 31 जुलाई को शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर एक अहम फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से रुख कर चुके हैं तुषार सुप्रीम कोर्ट और शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर। पहले भी शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला सुनाया गया तो शिंदे सरकार के पक्ष में फैसला है, लेकिन अब उनका कहना है चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया उस फैसले को वह रद्द करने की मांग कर रहे हैं याचिका के जरिए। तो DY चंद्रचूड़ अब 31 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाएंगे और इसी तर्ज पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनसीपी में जो बड़ी टूट हमने देखी है उस बड़ी टूट पर भी फैसला उसी की तर्ज पर आने वाले वक्त में सुनाया जा सकता है। तो 2024 काफी नजदीक है। DY चंद्रचूड़ का फैसला अगर इन सभी के पक्ष में आ जाता है, यानी कि उद्धव के पक्ष में, शरद पवार के पक्ष में भी फैसला अगर आता है तो मोदी सरकार को कितना भारी नुकसान होगा? देखिए, बेशक क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं बहुत नज़दीक हैं और इसी को देखते हुए ये पूरा जो प्रकरण है ये बनाया गया। आपने देखा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर जिस तरीके जो वहाँ पर टूट पड़ी है, उसको देखते हुए भी यही देखा जा रहा है कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे वाली जो राजनीति है वो दोबारा से महाराष्ट्र में अपनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से जो है एनसीपी में हमने देखा कि जो अजीत पवार है कैसे उन्होंने बगावत करी और उनकी एनसीपी पर उन्होंने अब दावा ठोक दिया है। और इसको देखते हुए अब 31 जुलाई को जो फैसला DY चंद्रचूड़ सुना सकते हैं शिवसेना को लेकर, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एनसीपी वाला इंसिडेंट भी रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि अब ये फिर आम हो जाएगा। अगर उनकी पार्टी का निशान और उनके नाम जो है वो छीन लिया जाता है, वो एकनाथ शिंदे के पास चला जाता है, तो ये आगे आने वाली किसी भी पार्टी के लिए बहुत आम हो जाएगा कि भाई दूसरे की पार्टी के बंदे तोड़ो और उनको उनकी पार्टी पे ही क्लेम कर दो। अगर आप उनकी पार्टी पे ही क्लेम कर दोगे तो फिर उनके पास कुछ ज़्यादा बचेगा ही नहीं लड़ने के लिए, या तो उन्हें अपनी पैरेलल पार्टी दूसरी बनानी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा कठिन होती है उस टाइम पर बनाना।
तो सबसे पहली बात 31 जुलाई को क्या फैसला आता है तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रकरण बनाया गया 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो अपने आप में देखने लायक है। और जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि शिवसेना वाले जो मुकदमा है उस पर DY चंद्रचूड़ जो है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं उद्धव के पक्ष में भी फैसला सुनाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 50-50 का मामला यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, दोनों की तरफ से यहाँ पे लड़ाई चल रही है। अब बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, आपने बात करी कि उसका इससे रिलेशन क्या है, साफ साफ रिलेशन है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी सब समझ में आ गया है कि जो महागठबंधन बन रहा है वो कहीं ना कहीं उनको टक्कर दे सकता है। तो उनका एक सबसे बड़ा गोल है कि जो विपक्षी दल हैं उनको तोड़ो और उनके विधायक अपने साथ लाओ। इनका हमेशा से एक रूल रहा है कि जितने ज़्यादा विधायक उतने ज़्यादा वोट, और जितने ज़्यादा वोट उतनी ज़्यादा सीटें। लेकिन जब ये जीत कर आ जाती है उसके बाद जिन्होंने इनका साथ दिया होता है उनको ये लात मारने लग जाती है और अपने पार्टी के लोगों को ज़्यादा पूछती है, जो अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हमें होता हुआ दिख भी रहा है। जी देखिए, वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा अहम हो चुका है। और बागी विधायक तो देखिए, यहाँ पर बागी विधायकों पर फैसला आना बाकी है। राहुल नार्वेकर यहाँ पर लगातार फैसले लेते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में। और दूसरी ही तरफ एनसीपी के जो बागी विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं शरद पवार के पास वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं, 3 बागी विधायक लौट चुके हैं। तो क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट तक शरद पवार का मुद्दा अब यहाँ पर एनसीपी का मुद्दा जाता हुआ नजर आ सकता है, या फिर शरद पवार राजनीतिक लिहाज से इसको खुद ही सुलझा देंगे? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो अभी तो नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कुछ फैसला हुआ भी नहीं है, कुछ ऐलान है। योग्यता को लेकर तो योग्यता को लेकर याचिका दायर की गई है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर पार्टी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार जो है वो बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर एक्सपीरियंस है उनके पास इतना, तो हो सकता है कि वो जो है अभी अपने आपस में ही जो है ये पार्टी को सुलझाते हुए दिखाई दें और इस मामले को सुलझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता भी इतनी जल्दी वो जा सकते हैं, अभी बहुत समय है। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव भी जो भी नजदीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस उनका लोकसभा चुनाव में भी रहेगा, पर उससे पहले फोकस अपनी पार्टी को बचाना है, क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी को बचा पाएंगे तभी तो आप 2024 के चुनाव लड़ पाएंगे अपनी पार्टी के नाम से। अगर वही चला जाएगा तो फिर आप क्या कर पाएंगे? तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि ये मामला जा पाएगा। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर यहाँ पर शिंदे के पक्ष में आता है तो मोदी सरकार की जय जयकार, अगर नहीं आता है तो वाकई में नैया डूबती हुई दिखाई दे सकती है। बात यहाँ पर करेंगे राहुल गांधी के बारे में। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी जिस तरह से फंस गए, एक शब्द पर, एक सरनेम पर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, सांसदी तक चली गई। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर आरोप लगाए गए यौन उत्पीड़न के, सांसदी नहीं गई, विधायकी चली गई आजम खान की, और दूसरी ही तरफ ऐसे कई अन्य नेता हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की सांसदी जाना और राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए गले की फांस भी बन चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप मानहानि केस पर? अभी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का रुख वह करते हुए नजर आ सकते हैं मानहानि केस मामले में। गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, सजा पर रोक लगाई ही नहीं है। लग जाती तो शायद 2024 में वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाते। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला राहुल गांधी के पक्ष में कितने बड़ा एक पलटवार कर सकता है मोदी सरकार पर? अभी तक जिस साजिश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरा प्रकरण रचा था, पूरी स्टोरी बनाई थी, पूरा खेल खेला गया था, उसमें अभी तक जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अभी तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है। और आपने बात की ब्रजभूषण की, देखिए वो तो मामला है ही, उन्होंने बहुत बड़ा, और राहुल गांधी का अपराध उनके सामने कोई अपराध नहीं है। हालांकि अपराधों को कभी तुलना नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से, अपराध होता है, लेकिन राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था जितना कि ब्रजभूषण पर लगाए गए हैं, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो स्टेज पर खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर ये बयान देते हैं कि लोगों को आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, जब वो ऐसे बयान देते हैं जिसमें खुद वो जो है एक डाइवर्सिटी को नहीं दिखा रहे, जिससे खुद वो भेदभाव करता हुआ दिखा रहे कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि आप भेदभाव कर रहे हैं लोगों में? तो जब उन पर कोई बयान दिया जाता है, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, उनकी पार्टी के लोग जब इतना बड़ा बड़ा बयान देते हैं, नुपुर शर्मा ने इतना बड़ा बयान ऐसा दे दिया था जिसके बाद से देश में इतनी बड़ी हलचल मच गई थी, एक जो संगठन है वो पूरा देश में उतर आया था, बस उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं, कोई उनको जेल की सजा नहीं। राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुना दी गई है सिर्फ इतना मोदी के नाम बोलने पे। तो ये बहुत छोटी सी चीज थी जिसको इतना बड़ा बनाया गया। अब क्यों बनाया गया? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो उनको फायदा पहुंचा, बहुत ज्यादा उनको फायदा पहुंचा यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा से। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका पूरा जो है उनको समर्थन मिल सकता था राहुल गांधी के चेहरे पर। उनकी छवि उन्होंने सुधारी, ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात की, बीजेपी को एक्सपोज किया उन्होंने, दुश्मनी को लेकर,
नफरत को लेकर वो दिखाई दिया। तो ये सब चीजें, साथ ही साथ जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने 3-4 राज्यों में जीत हासिल करी है, भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई। तो सब इन सबको देख दाख के ये पूरा जो है ये मामला उन पर चलाया गया और ये सजा वाला प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आना है वो भी कुछ समय में पता चल जाएगा, जब वो रुख करेंगे, जब वहां पर इसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक तो उनकी सदस्यता इसी को देखते हुए रद्द कराई गई है। आखिरी कुछ सवाल रहेंगे यहाँ पर तुषार, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली अध्यादेश की बात है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस खेमे के पास पहुंचे, समाजवादी पार्टी के पास पहुंचे और भी अन्य दलों के पास वह पहुंचते हुए नजर आए हैं कि उन्हें समर्थन मिल जाए। हालांकि कांग्रेस उन्हें समर्थन देती हुई नजर नहीं आई। दूसरी ही तरफ मणिपुर हिंसा आता है, यहाँ पर सीएम के इस्तीफे तक की मांग कर दी गई और यहाँ पर आर्टिकल 370 भी आता है। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम मुद्दों को कि आखिरकार यहाँ पर मोदी सरकार की जीत होती हुई नजर आ सकती है संविधान के हिसाब से, जब डीवाई चंद्रचूड़ इन मामलों पर फैसला सुनाएंगे? देखिए, इसमें एक मुद्दा और आता है यूसीसी का, क्योंकि उसको भी लेकर जो है कई विपक्षी दल इस समय बगावत करना शुरू हो गए हैं, विरोध करना शुरू कर दिया और जल्द से जल्द मुझे लगता है कि इसको भी लेकर जो है वो कोर्ट में मामला चला जाएगा और वो शुरू हो जाएगा, तो वो भी एक बीजेपी के खिलाफ मामला लगी जाएगा। कि अभी देखा जाए पर्सनल लॉ के लिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी मोर्चा खोल दिया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये सारे, आप देखिए जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं कहूँगा मैं, नोटिस जारी किया गया केंद्र सरकार को अध्यादेश के खिलाफ कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि पुलिस, लैंड और बाकी कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी जितनी पावर्स हैं वो सीएम के पास रहेंगे, ट्रांसफर करना ऑफिसर्स को लेकर भी, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद नया कानून ला दिया जाता है, नया अध्यादेश ला दिया जाता है। इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। अब उनका क्या जवाब आता है वो कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन आप बात कर रहे हैं मणिपुर की, मणिपुर में साफ हमें दिखाई दिया कि होम मिनिस्टर के जाने के बाद, अमित शाह के जाने के बाद भी वहां शांति बहाल नहीं हुई, बल्कि मणिपुर के होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया। वहां पर जिस तरीके से हमें हालात देखने को मिल रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल नाकाम हुई है वहां पर चीजों को संभालने में। बात कर रहे हैं मणिपुर की, मणिपुर में सीएम को वहां पर दे देना चाहिए इस्तीफा, ये सही बात की जा रही है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि बदनामी किसकी होगी? बीजेपी की, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार। अगर वहीं कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, किसी और पार्टी की सरकार होती तो अभी तक एक बड़ा एक्शन वहां पर जो है वो लिया जा चुका होता। अब बात करें हम यूसीसी की, उसकी हमने आपको बताया कि जिस तरीके से उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी मुस्लिम संगठन जो है वो उसके विवाद में उतर चुके हैं, बड़ा मोर्चा खोल दिया। उत्तराखंड में उसका एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है, उसको लेकर आगे पुष्कर सिंह धामी को 15 जुलाई को सौंपा जाएगा और फिर जो चीजें होंगी वो सारी। बस इन सभी चीजों को इसी समय क्यों उठाया जा रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा प्रांशी कि 2024 इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम 2024 है। आपने बंगाल के चुनाव में हिंसा देखी होगी, किस तरीके से वहां पर हिंसा की गई, और वहां पर सिर्फ टीएमसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी बराबर की भागीदार है। हाँ, ममता बनर्जी का वहां पर बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा लॉस रहा है और उन्होंने बहुत बड़ी उनकी मतलब ढील रही है कि वो सत्ता में रहते हुए अपने राज्य को कंट्रोल में नहीं रख पाई है। चलिए वो समझ में आता है, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन हालत तो योगी सरकार के जी ये योगी सरकार के नेतृत्व में भी देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से वहां नाम आ रहा है, वहां उनके झंडे देखे जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से नहीं संभाल पा रही, ठीक है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी वो भी तो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल सकती है, वो वाली चीज़ है। तो जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण बन रहा है, यही दिखाता है कि 2024 के अलावा यहाँ पर मोदी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा है। देश में कब क्या क्या हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस 2024 के लिए अपनी जीत हासिल करनी है और इसी को लेकर सभी मुकदमे दूसरी पार्टियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, यूसीसी लाया जा रहा है और उनके खिलाफ भी अभी जो आपने ये मामले बताए जो चल रहे हैं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं आएगा जब तक 2024 के इलेक्शन हो नहीं जाता। आखिरी छोटा सा सवाल, महागठबंधन क्या वाकई में यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आएगा? जिस तरीके से महागठबंधन किया गया, पीडीए उसका नाम रखा गया है और ऐसे में इस महागठबंधन से जुड़ते हुए और भी विपक्षी दल नजर आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा भी नजर आ सकती है। कैसे देख रहे हैं आप? जी, ये बहुत ज़रूरी था आज के समय में, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आ गई थी कि सभी को एक साथ आने की, और आना भी पड़ना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट टाइम एक बार महागठबंधन हुआ था जनता दल के नाम से, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये महागठबंधन किया था और कांग्रेस की सरकार को उस समय गिराया गया था, और यही सेम चीज़ अब हो रही है बीजेपी के साथ। तो आप देखिए राजनीति में कैसे जो चक्का है वो घूमता है, अब यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है प्रियांशी, मैं कहूँगा, क्योंकि आज के समय की ज़रूरत हो गई है कि सबको मिलकर आना पड़ेगा और देश की लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा जो है वो पावर में आ
जाएगी कि सभी विपक्षी दलों को वो खत्म कर देगी, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत है और उसकी नींव ही हटा देगी। अमित शाह खुद कहते हैं कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे, मतलब विपक्ष को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी स्टेटमेंट और क्या होगी? तो इसलिए महागठबंधन को बनना बहुत जरूरी है, और अगर ये बन जाता है, आगे इस पर और भी पार्टियां जुड़ती हैं, चुनाव में एक साथ उतरते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को एक नेक टू नेक फाइट देते हुए दिखाई देंगे, और आंकड़ा जरूर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन तमाम मुद्दों पर अगर फैसला इन्हीं तमाम मुद्दों के इन्हीं दलों के पक्ष में आ जाता है तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले से ही राहुल गांधी गले की फांस बने हुए हैं। पीएम पद की दावेदारी के लिए भारत जोड़ो यात्रा में संघर्ष के जरिए उन्होंने खुद को आगे कर लिया। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से जो आदेश सुनने को मिले, जिस तरीके से सीजेआई ने अपनी बात रखी कि राज्यपाल संवैधानिक पद है, राज्यपाल की पूरी की कार्रवाई और संवैधानिक होती है, तो अब देखा जाए यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत पर, राहुल गांधी के मानहानि केस पर और इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ साथ और जो बाकी के तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, इन पर अगर सीजेआई का फैसला आता है तो मोदी की मुश्किलें, पीएम मोदी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी कितनी नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। लेकिन 2024 में आखिरकार मोदी सरकार एक बार फिर से आनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर गठबंधन की सरकार? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।